हेलो माय डियर लर्नर्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हॉफ स्ट्रीट का कल्चरल डायमेंशन मॉडल है उसको डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। इसके थ्रू आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपको जो आप कोई बिजनेस रन करते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो क्रॉस कल्चर जो होता है ना, क्रॉस कल्चर के रिगार्डिंग आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। कि आप लेट सपोज आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं और आप किसी फॉरेन कंट्री बिजनेस करना चाहते हैं, राइट। तो वहाँ के जो क्रॉस कल्चरल डायमेंशंस हैं, राइट, जो वैल्यू है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको कैसे आप अंडरस्टैंड करेंगे, तो उसी के रिगार्डिंग एक फ्रेमवर्क दिया गया है जिसको हाफ स्ट्रीट कल्चरल डायमेंशन फ्रेमवर्क या मॉडल बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं वन बाय वन। गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दो ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। जो हॉफस्ट्रीट कल्चरल डायमेंशनल थ्योरी है, ये डेवलप्ड बाय द गिर्ट हॉफस्ट्रीट, इनका जो नाम था गिर्ट हॉफस्ट्रीट नाम था, इज अ फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क है यूज टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस इन अ कल्चर अक्रॉस कंट्रीज। तो बेसिकली इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो हॉफ स्ट्रीट का कल्चरल मॉडल दिया और इन्होंने इसको बताया कि इसके थ्रू आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो डिफरेंसेस क्या हैं, जो सिमिलरिटीज़ क्या है कल्चर में अक्रॉस द कंट्रीज। जितनी भी कंट्रीज़ हैं जहाँ जहाँ हम अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं, वहाँ पे हम कल्चर के रिगार्डिंग डिफरेंसेस क्या होते हैं, सिमिलरिटीज़ क्या है, वहाँ हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है कि हम किसी अनदर कंट्री में जाके वहाँ पे एक सेटअप स्टार्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे हम बिजनेस करना चाहते हैं, तो अच्छे से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस मॉडल के थ्रू, इस थ्योरी के थ्रू, कि वहाँ पे कल्चर के अंदर डिफरेंसेस क्या होंगे, कल्चर के अंदर सिमिलरिटीज़ क्या होंगी, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हॉफस्टीड इनिशियल 6 की डायमेंशन, बेसिकली इन्होंने जिनको मॉडल है उसमें 6 की डायमेंशंस हैं, 6 डायमेंशंस हैं। इंक्लूड पावर डिस्टेंस, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिवलिज्म, मस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी, शॉर्ट वर्सेस लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, एंड लेटर रिसर्चर एडिड रिस्ट्रेंट वर्सेस इंटेलिजेंस टू द लास्ट। ये जो थी 6 जो डायमेंशन थी, इसको बाद में रिसर्चर्स ने इस मॉडल में ऐड किया गया था, राइट। ये कह रहे हैं यहाँ पे द एक्सटेंट टू विच इंडिविजुअल कंट्रीज शेयर की डायमेंशंस डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज शेयर्ड लैंग्वेज एंड ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो बेसिकली जो डायमेंशंस हैं, जो कैसे होती है, किसी भी जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं उन पर डिपेंड करती है, जैसे सच एज जो हमारी शेयर्ड लैंग्वेज हो गई, जो जियोग्राफिकल लोकेशंस हो गई, उनके उनके जो नंबर्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं उन पर जो डायमेंशंस किसी कंट्री की डिपेंड करती हैं। तो हॉफस्ट्रीट कल्चरल डायमेंशन आर वाइडली यूज टू अंडरस्टैंड, ये बहुत ज़्यादा मॉडल को यूज़ करा गया टू अंडरस्टैंड करने के लिए एटिकेट्स क्या हैं और फैसिलिटेट कम्युनिकेशन अक्रॉस कल्चर्स इन एरिया रैंकिंग फ्रॉम बिजनेस टू डिप्लोमेसी, राइट। तो बेसिकली ये जो मॉडल है बहुत ही वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है, बहुत ही वाइडली इस मॉडल को यूज़ करा गया था एटिकेट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, या जो कम्युनिकेशन है उसको फैसिलिटेट करने के लिए, जितनी भी कल्चर है, राइट, एक फ्रॉम बिजनेस टू डिप्लोमेसी, यानी जितने भी अक्रॉस कंट्री जितने भी कल्चर्स हैं उनका जो कम्युनिकेशन है उसको फैसिलिटेट करने के लिए, या जो जनरल एटिकेट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए इन डायमेंशंस बहुत ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड है ये। अब थोड़ा इन ऑथर के बारे में जानते हैं। बेसिकली जो हॉफस्ट्रीट है इनके बारे में जानते हैं। एक ही डच मैनेजमेंट रिसर्चर थे, बेसिकली कहाँ के थे, डच जो नीदरलैंड है वहाँ के थे मैनेजमेंट रिसर्चर। हॉफस्ट्रीट क्रिएटेड द कल्चरल डायमेंशन थ्योरी, इन्होंने इस थ्योरी को 1980 में दिया था। हॉफस्ट्रीट 1980, आपको टाइम ध्यान रखना है कि इन्होंने थ्योरी कब प्रपोज की थी, 1980 में थ्योरी को दिया था। Hofstede cultural dimension originate from large survey that he conducted from 1960
to 70 did examine value differences among different divisions of IBM, a multinational computer मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो बेसिकली इन्होंने जो सर्वे किया था, जो IBM है एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके अंदर उन्होंने सर्वे किया था, क्योंकि ये खुद IBM में एक वर्किंग थे वहाँ पे, तो वहीं इन्होंने एक सर्वे किया था। उन्होंने जो सर्वे किया था इन्होंने वो 1960 टू 70 के समथिंग इन्होंने सर्वे किया था, क्योंकि सर्वे आपको पता है जो एक्सपेरिमेंट चल रहा था, सर्वे चल रहा था, तो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो लगभग 10 साल में उन्होंने सर्वे किया था, तो सारे इन्होंने वहाँ के जो स्टाफ था उनको मिलकर इन्होंने सर्वे किया था। तो उन्होंने ये देखा था कि जो पूरा डिवीज़न है, राइट, उसमें डिफरेंसेस कैसे हैं कल्चरल के रिगार्डिंग, उस पर इन्होंने प्रॉपर सर्वे किया था। द स्टडी इनकम्पोज ओवर 1 लाख एम्प्लॉयज़, जो स्टडी थी वो 1 लाख एम्प्लॉयज़ को लेके हुई थी फ्रॉम 50 कंट्रीज, और उन्होंने जो 50 कंट्रीज़ को लिया था अक्रॉस 3 रीजन्स, जो तीन रीजन्स के अक्रॉस 3 रीजन लिए थे और 50 कंट्रीज़ को लिया था, और जो एम्प्लॉयज़ थे वो 1 लाख एम्प्लॉयज़ में इन्होंने स्टडी किया था। हॉफस्टीड यूजिंग अ स्पेसिफिक स्टैटिस्टिकल मेथड कॉल्ड फैक्टर एनालिसिस, तो इन्होंने सर्वे में इन्होंने एक स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज़ करा था, जिसको हम फैक्टर एनालिसिस भी बोलते हैं। इनिशियली आइडेंटिफाइड 4 वैल्यू डायमेंशन, इन्होंने स्टार्टिंग में क्या करा था, 6 डायमेंशन नहीं दी थी, इन्होंने स्टार्टिंग में 4 डायमेंशन दिया था। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितनी डायमेंशन दी थी, बेसिकली उन्होंने स्टार्टिंग में 4 डायमेंशन दी थी। कौन कौन सी थी, इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म, ये आपको डायमेंशन अच्छे से याद रखनी है। पावर डिस्टेंस, राइट, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस एंड मस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी, ये 4 जो इंपॉर्टेंट इन्होंने जो डायमेंशंस दी थी जब इन्होंने मॉडल को दिया था 1980 में, तो 4 दी थी। लेटर रिसर्चर फ्रॉम चाइनीज सोशियोलॉजिस्ट आइडेंटिफाइड अ 5th डायमेंशन, तो जो इनके साथ चाइनीज सोशियोलॉजिस्ट है उन्होंने इस पर वर्क किया। फिर उन्होंने जो दी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन इन 1991 में इन्होंने 5th डायमेंशन को ऐड करा, जिसको दिया गया कि लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन, इस पर इन्होंने 5th डायमेंशन को ऐड किया था। तो क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकता है कि स्टार्टिंग में कितनी डायमेंशन दी और जो 5th डायमेंशन थी वो कब ऐड हुई थी और उस डायमेंशन का क्या नाम था। तो 1961 में इस डायमेंशन को ऐड करा गया था और जो इसका नाम था वो लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन था। जो फाइनली a replication of Hofstede study conducted across 93 सेपरेट्स कंट्री, इन्होंने फाइनली जो इसका जो रेप्लिकेशन हुआ पूरी स्टडी करी थी, तो 93 कंट्रीज को अलग अलग इन्होंने स्टडी किया और कंफर्म किया था द एक्सिस्टेंट ऑफ द 5 डायमेंशन एंड आइडेंटिफाई द 6 नोन एज इंडल्जेंस और रिस्ट्रेंट, राइट। तो इन्होंने 2010 में एक इसमें और जो थी वो डायमेंशंस को ऐड किया, जिसको 6 डायमेंशन बोला गया। उस डायमेंशन का नाम क्या था, इंडल्जेंस वर्सेस रिस्ट्रेंट। ये आपको डायमेंशन याद रखनी है, इंडल्जेंस वर्सेस रिस्ट्रेंट। तो ये डायमेंशन कब ऐड करी गई है, 2010 में ऐड करी गई थी। जो फाइनली इन्होंने पूरा इसका रेप्लिकेशन बनाया तो फाइनली इन्होंने ऐड करी गई थी। तो जो इनका अगर इनके बारे में बात करते हैं, जो हॉफस्टेड है, तो इनका जो डेथ हुआ है अभी 2020 में ये इनकी डेथ हो गई थी, राइट। तो जो नेदरलैंड में बेस्ड एक मैनेजमेंट साइकोलॉजिस्ट थे, मैनेजमेंट सोशियोलॉजिस्ट थे। अब जो उन्होंने 6 डायमेंशन दिए वो हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। हॉफस्टेड 6 डायमेंशन ऑफ कल्चर दिया गया है। देखिए, पावर इंडेक्स बताया इन्होंने, इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म बताया है, मास्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स, लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन, इंटेलिजेंस वर्सेस रिस्ट्रेंट। इन्होंने 6 डायमेंशन को दिया है। इन डायमेंशंस को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि इन्होंने क्या बताया इन डायमेंशन। जो पहले डायमेंशन है यहाँ पे पावर और डिस्टेंस इंडेक्स, इस डायमेंशन के नाम से क्लियर हो रहा है कोई ऐसा डायमेंशन जहाँ पे पावर को दिखाया गया हो, पावर की जो डिस्टेंस है उसके बारे में बात करी गई है, तो उसको पावर डिस्टेंस इंडेक्स बोला गया है। द पावर डिस्टेंस इंडेक्स considers the extent to which inequality and power are tolerated। तो बेसिकली इसमें क्या कंसीडर करते हैं कि इनइक्वलिटी क्या है और पावर कैसे टॉलरेट होती है, उसको कंसीडर करते हैं। इन दिस डायमेंशन
इनइक्वलिटी एंड पावर आर व्यूड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द फॉलोअर्स। जो फॉलोअर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने पावर और जो इनइक्वलिटी है उसको उन्होंने इसमें व्यूड किया था। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो हाई पावर डिस्टेंस इंडेक्स, इन्होंने दो बताया कि हाई पावर डिस्टेंस इंडेक्स और लो पावर डिस्टेंस इंडेक्स। तो हाई पावर डिस्टेंस जो है इंडेक्स क्या कहता है, इंडिकेट कहता है डेट अ कल्चर एक्सेप्ट इनइक्वलिटी एंड पावर डिफरेंसेस। जहाँ पे जो हाई पावर डिस्टेंस होते हैं, हाई पावर और डिस्टेंस इंडेक्स होते हैं, वो किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि जो वहाँ की कल्चर है वो क्या एक्सेप्ट करती है कि वहाँ पे इनइक्वलिटी होती है और वहाँ पर पावर के बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होती है, राइट। इनक्रेज ब्यूरोक्रेसी, यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी है वो इंक्रीज करते हैं, एंड सो हाई रिस्पेक्ट फ्रॉम द रैंक एंड अथॉरिटी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो हाई पावर और डिस्टेंस इंडेक्स कंट्रीज होती हैं वहाँ पे इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा होती है और पावर का डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होता है। प्रॉपर वहाँ पे एक हिरार्की फॉलो करते हैं और एक जो ब्यूरोक्रेसी है उसको इंक्रीज करते हैं कि जो रैंक वाइज है, जो अथॉरिटी वाइज है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर रिस्पेक्ट दी जाती है, राइट। जैसे आप इंडिया में भी देख सकते हैं, इंडिया में भी ये होता है, पर इंडिया में मिक्सिंग है, हाई पावर भी है और लो पावर भी होता है। पर कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जहाँ पर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वहाँ पे हाई पावर और डिस्टेंस इंडेक्स होता है, जहाँ पे इनइक्वलिटी और पावर डिफरेंसेस को हम ज़्यादा इनकरेज करते हैं। उससे हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो इंक्रेज होती है और जो हाई रिस्पेक्ट है ना, जो रैंक है, जो अथॉरिटीज़ हैं, कि प्रॉपर यहाँ पे एक हिरार्की फॉलो करते हैं, किसमें करते हैं, हाई पावर डिस्टेंस इंडेक्स के अंदर। और इसके जो अपोजिट साइड बताया गया है कि लो पावर डिस्टेंस इंडेक्स के बारे में बताया गया है। ये बेसिकली इंडिकेट क्या करता है कि जो कल्चर है वो इंकरेज करती है फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या होता है, एक फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होती है डेट फीचर्स डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग, राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पार्टिसिपेटेड मैनेजमेंट स्टाइल एंड एम्फेसिस ऑन पावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली लो पावर जो इंडेक्स होता है उसमें क्या करती है, जो कल्चर है वो इंक्रेज करती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। फ्लैट माने एक वर्टिकल तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, राइट। इसमें जबकि इसमें क्या था, इसमें टेल ऑर्गेनाइजेशन था, राइट, एक हिरार्की में था तो वर्टिकल फॉर्म में था, जबकि इसमें फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन होता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जो डिसेंट्रलाइज है उसको उसके बारे में बात करते हैं, उसको दिखाया जाता है। और जो डिसीजन मेकिंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग अलग दे दी जाती हैं और जो मैनेजमेंट स्टाइल्स होते हैं बहुत ही पार्टिसिपेटेड होते हैं। जबकि यहाँ पे क्या होता है, हाई पावर डिस्टेंस इंडेक्स में यहाँ पे ऑटोक्रेटेड मैनेजमेंट स्टाइल होता है और लो पावर इंडेक्स में पार्टिसिपेटेड, सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं और एम्फेसाइजेस ऑन पावर डिस्ट्रीब्यूशन। और जो पावर होती है बेसिकली उसको डिस्ट्रीब्यूट करने पे ये ज़्यादा एम्फेसाइजेस होते हैं। तो आई थिंक आपको पावर जो डिस्टेंस इंडेक्स है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट डायमेंशन देखते हैं। जो नेक्स्ट डायमेंशन है वो इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म है, राइट, इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। तो इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म डायमेंशन कंसिडर a degree to which societies are integrated into group and their perceived obligation and dependence on group. Individualism indicate that there is a greater importance placed on attaining personal goal. A personal self-image in this category is defined A. Collectivism indicate that there is greater importance placed on the goal and well-being of the group. A person's self-image in the society is defined B. तो बेसिकली यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म के बारे में बताया गया है। तो इंडिविजुअलिज्म वर्सेस क्या होता है, इंडिविजुअलिज्म होता है कि हम अपने ओनली सेल्फ फोकस कर रहे हैं, हमें मिलके काम नहीं कर रहे हैं। कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पे पीपल कैसे होते हैं, वो सिर्फ अपना काम देखते हैं कि हमारा काम बनना चाहिए, बाकी जनता तो कुछ भी नहीं, बाहर में जाना चाहिए। वो अपने लिए सेल्फिश होते हैं और अपने जो टारगेट्स हैं, उनके जो अपने लाइफ के गोल्स हैं उनको वो अचीव करना चाहते हैं, उनको एक एज अ टीम वर्क उनको इतना वो कंसीडर नहीं करते। जबकि कुछ कंट्रीज ऐसी होती है वहाँ पर ये लोग मानते हैं ऐसे कि वहाँ पर कलेक्टिविज्म है उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उस डिग्री को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वो लोग एज अ इंडिविजुअल नहीं लेते हैं, वो एक एज अ ग्रुप में वर्क करना चाहते हैं, एज अ टीम में वर्क करना चाहते हैं, राइट। क्योंकि वो चाहते हैं कि सारे जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, पूरी टीम मिलके ही इसमें वर्क करे। जैसे आज का एग्जांपल ले सकते हैं, एक आप जो क्रिकेट मैच है,
कोई पर्सन अगर इंडिविजुअली खेल रहा है, राइट, उसको लग रहा है कि वो अपनी सेंचुरी पूरी करनी है, वो मैच के लिए नहीं दे रहा कि मैच भी जीतना है, तो जो अगर अपनी सेंचुरी पे फोकस कर रहा है, सेल्फ फोकस कर रहा है, इट मीन से वो इंडिविजुअलिज्म हो गया। और ऐसा पर्सन, ऐसा प्लेयर जो अपनी सेंचुरी को ना देखते हुए मैच के लिए देख रहा कि मैच जीतना इंपॉर्टेंट है, एज अ टीम वर्क इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे वो कलेक्टिविज्म हो रही है, राइट, कलेक्टिविज्म को फॉलो कर रहे हैं। तो ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, इन्हीं को इन्होंने स्टडी करा था। आज जो नेक्स्ट इसमें स्टेज है मस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी। तो मस्कुलिनिटी बेसिकली क्या होता है कि ऐसे पर्सन जो बहुत ही वर्कहोलिक होते हैं, बहुत ही मेटरलिस्टिक होते हैं, राइट, जबकि कुछ कंट्री में लोग क्या होते हैं, बहुत ही चिल होते हैं, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ जीना पसंद करते हैं, जो उनके पास है वो उससे सेटिस्फाइड होते हैं। और जो मैस्कुलिनिटी वाले क्या होते हैं कि ये बहुत ही वर्कहोलिक होते हैं और बहुत ही मेटरलिस्टिक होते हैं। अब इसको देखते हैं, masculinity versus femininity dimension is also referred to as tough versus tender। इनको हम tough versus tender भी रिफर करते हैं कि जो masculinity होती है बेसिकली टफ होती है, जबकि जो femininity है ये टेंडर होती है, बहुत ही रिलैक्स होती है। एंड कंसीडर द प्रेफरेंसेस ऑफ सोसाइटी फॉर अचीवमेंट, एटीट्यूड्स टुवर्ड सेक्सुअलिटी, इक्वलिटी एंड बिहेवियर एक्सेट्रा। जो मस्कुलिनिटी कम्स विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्टिंक्ट जेंडर रोल्स, यहाँ पर जो जेंडर के रोल होते हैं वो अलग अलग होते हैं, असर्टिव होते हैं, एंड कॉन्सेंट्रेटेड ऑन मटेरियल अचीवमेंट्स, और जो मटेरियल के अचीवमेंट्स हैं उसमें ये कॉन्सेंट्रेट करते हैं, एंड वेल्थ बिल्डिंग, और ये पैसा जो है ना वेल्थ बिल्डिंग में भी बिलीव करते हैं, और पैसा काफ़ी ज़्यादा वेल्थ को ये उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। जबकि जो अनदर साइड फेमिनिटी होती है कम्स विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें क्या होते हैं, इसमें फ्लूइड जेंडर रोल होता है, राइट, इसमें डिस्टिंक्ट नहीं होते, फ्लूइड जेंडर रोल होता है, और मॉडेस्ट होते हैं ये, राइट, और नर्चरिंग होते हैं, चिल मारते हैं, एंड कंसर्न विद द क्वालिटी ऑफ लाइफ, और ये बहुत ही क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ कंसर्न होते हैं। ऐसा नहीं कि इनको बहुत ज़्यादा वेल्थ जो है वो उसको इकट्ठा नहीं करना है, वेल्थ बिल्डिंग नहीं करते हैं, मटेरियल अचीवमेंट नहीं करते हैं, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने में अविश्वास करते हैं। किसमें करते हैं, फेमिनिटी में, राइट। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो हमारी डायमेंशन आती है अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स। द अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स कंसिडर द एक्सटेंट टू विच अनसर्टेनिटी एंड एम्बिग्यूटी आर टॉलरेटेड। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो हमारी अनसर्टेनिटी है, जो हमारी एम्बिग्यूटी है, वो टॉलरेटेड है, राइट, एंड दिस डायमेंशन कंसिडर हाउ अननोन सिचुएशन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आर डील। ये डायमेंशन बेसिकली कंसीडर करती है जब हमारे पास ऐसी अननोन सिचुएशन आ जाती है, या जो अनएक्सपेक्टेड जो इवेंट्स होते हैं, राइट, जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं, जो अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग हो जाती है, उसको ये कंसीडर करती है बेसिकली, राइट। ए हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स क्या होता है, ए लो टॉलरेंस फॉर द अनसर्टेनिटी। जहाँ हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स होता है वो इंडिकेट करता है कि उनके पास लो टॉलरेंस होती है अनसर्टेनिटी के लिए, और एम्बिग्यूटी के लिए, और रिस्क टेकिंग के लिए। यानी ऐसे पर्सन कंट्री के अंदर जो रिस्क टेकिंग है बहुत कम होती है, एम्बिग्यूटी होती है, राइट, और जो अनसर्टेनिटी है होती है उसको लो टॉलरेंस करवाते हैं, वो ज़्यादा टॉलरेट उसको नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे हाई सर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स होता है, राइट। द अननोन इज मिनिमाइज थ्रू स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्सेट्रा। इसमें जो अननोन होते हैं वो मिनिमाइज कम करना चाहते हैं, थ्रू बहुत ही रूल्स फॉलो करते हैं और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, उस वजह से जो उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं। अब अनदर साइड देखते हैं कि लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स क्या है। बेसिकली ये इंडिकेट करता है, यहाँ पे हाई टॉलरेंस होती है, बहुत ज़्यादा पावर, बहुत सहन शक्ति रखते हैं फॉर अनसर्टेनिटी, यानी अनसर्टेनिटी के लिए, एम्बिग्यूटी के लिए, और रिस्क टेकिंग के लिए। इनके अंदर क्या होता है, ये जानते हैं कि रिस्क टेकिंग भी एक टॉलरेट कर सकते हैं, जो एम्बिग्यूटी है उसको भी टॉलरेट कर सकते हैं, और जो अनसर्टेनिटी है ना, जो किसी चीज़ के लिए क्लियर नहीं है, राइट, उसको भी हाई टॉलरेट कर सकते हैं। द अननोन इज मोर ओपनली एक्सेप्टेड, जहाँ पर जो अननोन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ओपनली एक्सेप्टेड होते हैं, एंड देर आर लेस रूल्स एंड रेगुलेशन, और यहाँ पर जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो कम होते हैं कंपेयर टू हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स में। नेक्स्ट डायमेंशन पर मूव करते हैं, लॉन्ग टर्म डायमेंशन वर्सेस शॉर्ट टर्म डायमेंशन। स्टार्टिंग की जो 4 डायमेंशन थी, जब उन्होंने एक
थ्योरी को दिया था 1980 में, तभी दी थी। उसके बाद लेटर ऑन 1991 के अंदर इस डायमेंशन को ऐड करा गया था, लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन। लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन डायमेंशन कंसीडर द एक्सटेंट टू बी द सोसाइटी व्यू इट्स टाइम ओरिजिन। तो बेसिकली जो टाइम ओरिजिन है उसका जो सोसाइटी का व्यू है उसको ये एक्सटेंड करती है। अब लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन क्या होता है? सो फोकस ऑन फ्यूचर, ये जो फ्यूचर ज़्यादा फोकस करते हैं और इन्वॉल्व होते हैं डिलेइंग शॉर्ट टर्म सक्सेस और ग्रेटिफिकेशन इन ऑर्डर टू अचीव लॉन्ग टर्म सक्सेस। ये क्या करते हैं? ये जो शॉर्ट टर्म सक्सेस होती है ना उसमें डिले करते हैं, राइट, और जो लॉन्ग टर्म अचीवमेंट होता है उसमें ज़्यादा ये बिलीव करते हैं। लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन एम्फसाइजेस परसिस्टेंट परजिवेरेंस एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ। ये बेसिकली जो लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन के जो पीपल होते हैं, राइट, वो एक परसिस्टेंट में बिलीव करते हैं, एम्फसाइज करते हैं, और परजिवेरेंस में एम्फसाइज करते हैं, और जो लॉन्ग टर्म है, लंबी फ्यूचर ग्रोथ है, उसमें ये एम्फसाइज करते हैं। जबकि जो शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन होते हैं, ये जो नियर फ्यूचर, ये जो पास्ट का फ्यूचर है जो अभी हैपनिंग हो रही है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, इन्वॉल्व डिलीवरिंग शॉर्ट टर्म सक्सेस या ग्रेटिफिकेशन एंड प्लेस अ स्ट्रॉन्गर एम्फेसाइज ऑन द प्रेजेंट देन द फ्यूचर। ये इतना फ्यूचर में बिलीव नहीं करते हैं, ओनली ये प्रेजेंट में बिलीव करते हैं कि जो अभी है उस पर इंजॉय करो, उस पर ही फोकस करो, और जो छोटी छोटी सक्सेस आती है ना उन पर ज़्यादा ये इन्वॉल्व करते हैं। ये लॉन्ग टर्म सक्सेस में ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं, इनको नहीं कोई अपना पैसा फ्यूचर के लिए इकट्ठा नहीं करना है, ये प्रेजेंट में ही जीते हैं, और उसी के बिहाफ पे लाइफ को एंजॉय करते हैं, और जो छोटी छोटी शॉर्ट टर्म सक्सेस होती हैं उनको भी इन्वॉल्व करते हैं, उनको भी डिलीवर करते हैं। शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन एम्फसाइजेस क्विक रिजल्ट एंड रिस्पेक्ट फॉर द ट्रेडिशन। तो जो शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन होता है ये क्विक रिजल्ट को एम्फसाइज करते हैं, और जो ट्रेडिशंस हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होते हैं। इसके बाद जो लास्ट डायमेंशन है वो इंडल्जेंस वर्सेस रिस्ट्रेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जो इन्होंने 2010 में ये डायमेंशन को ऐड करा गया था इनके थ्रू इस मॉडल में। तो बेसिकली द इंडल्जेंस वर्सेस रिस्ट्रेंट डायमेंशन कंसीडर द एक्सटेंट एंड द टेंडेंसी फॉर अ सोसाइटी टू फुलफिल इट्स डिजायर। इन अदर वर्ड्स द डायमेंशन revolve around how society can control their impulses and desire। तो बेसिकली ये एक्सप्लेन करता है जो सोसाइटी है वो कैसे कंट्रोल करती है अपने डिज़ायर को, उनकी जो इम्पल्सेस हैं उनको कैसे कंट्रोल करती है, उसको ये एक्सप्लेन करती है। तो इंडल्जेंस क्या होते हैं? बेसिकली इंडिकेट करते हैं सोसाइटी अलाउ और रिलेटिवली फ्री ग्रेटिफिकेशन रिलेटेड टू इंजॉइंग लाइफ एंड हैविंग फन। तो बेसिकली इंडल्जेंट सोसाइटी क्या होती है? ऐसा इंडिकेट करते हैं कि इसमें सोसाइटी की बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स देते हैं, राइट, इसमें आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, लाइफ को फन कर सकते हो, कोई ज़्यादा वर्क नहीं है, जो आपके दिल में आ रहा है, जो आपका मन कर रहा है आप उस चीज़ में एंजॉय करो, उसमें आप फन करो। जैसे आप देख लो कि आप यहाँ पे एग्जांपल ले दो, 3 इडियट जो मूवी है, राइट, कि अगर आप जो कुछ करना चाह रहे हो अपने अकॉर्डिंग आप करो, कोई आपके पेरेंट्स जो है वो आपको कोई प्रेशराइज नहीं करेंगे कि आपको डॉक्टर बनना है या आपको एडवोकेट बनना है या आपको आईएएस बनना है। जो आपका जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आप करना चाहते हो, जिसमें आप बेटर दे सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो, वो होता है इंडल्जेंस। तो ऐसी कंट्री होती है जहाँ पे इंडल्जेंस को ज़्यादा इंडिकेट करते हैं बेसिकली। अनदर साइड रिस्ट्रिक्ट नाम से क्लियर होगा कि ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, इंडिकेट द सोसाइटी सप्रेसेस ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स एंड रेगुलेट्स इट्स थ्रू सोशल नॉर्म्स। इसमें जबकि क्या होता है काफ़ी ज़्यादा बाउंडेशन, काफ़ी रिस्ट्रिक्शन होता है, जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग, उनके थ्रू जो रेगुलेट्स हैं, जो नीड्स हैं उनको सरपास करते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें आपके पेरेंट्स लेट सपोज हैं वो आपको प्रेशर कर रहे हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, राइट, आपको एडवोकेट बनना है, तो आपने जो आपका इंटरेस्ट है उसको ना फॉलो करके, उसको ना देखते हुए वो अपने अकॉर्डिंग आपका करियर डिसाइड कर रहे हैं। ऐसी कंट्री होती है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट होते हैं। अब इसको जरूरी नहीं आप कंट्री से इसको रिफ्लेक्ट करो, अपनी अकॉर्डिंग कोई आप एग्जांपल ले सकते हो, तो इसमें रिस्ट्रिक्ट होता है। तो बेसिकली जो 6 इंपॉर्टेंट डायमेंशन दी गई है हॉफस्ट्रीट के थ्रू, और इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है वो इन्होंने IBM तो मल्टीनेशनल कंपनी उसमें किया था, क्योंकि अगर हम
23 का पेपर उठाते हैं जून का मैनेजमेंट का, उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हॉफस्टाइड का डायमेंशन थ्योरी है जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो किस कंपनी में एक्सपेरिमेंट किया था। तो आपको पता होना चाहिए उन्होंने IBM के अंदर इसको सर्वे किया था। तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था आपके लिए। इसके कोई आपके डाउट्स है, कुछ आपकी क्वेरी है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम लिंक है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कंटिन्यूसली हम यहाँ पे पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं मैनेजमेंट का, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, मैनेजमेंट के लिए, MBA के लिए, BBA के लिए, MCOM के लिए, राइट। और जो आपका UGC नेट एग्जाम है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये, राइट। तो गाइस चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Audio Jungle।